हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज चल रही है उसका 5th कॉन्सेप्ट करेंगे जो है ऑडिट ओपिनियन। हाँ जी, ऑडिटर जो ओपिनियन देता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में वो सर कैसे देता है, कितने टाइप्स का ओपिनियन होता है, कौन सी सिचुएशन कौन से सर्कमस्टांसेस में वो कैसा ओपिनियन देता है और वो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन क्या है, कब उसको कैसा ओपिनियन देना चाहिए और प्रैक्टिकली क्या हमें वो डिफरेंट टाइप के ओपिनियन देखने को मिलते हैं क्या ऑडिट रिपोर्ट में। हाँ, तो वो हम सब चीजें आज डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस कॉन्सेप्ट को। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट सर आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहे हो इतना फोकस क्यों है इनके ऊपर, बिकॉज अगेन मैंने अपने पहले वाली सभी वीडियोस में ये बोला है कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से क्या होगा, आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं वो देखोगे कि ये जो वर्ड्स है ना, ऑडिट ओपिनियन हमने डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंस हमने डिस्कस किया था, ट्रू एंड फेयर व्यू और कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे आगे आगे वाले वीडियोस में। तो उसमें जो वर्ड्स हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, डेफिनेशंस हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके हर जगह यूज होंगे। तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी यार इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब मेरे को नहीं पता। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आज ये वीडियो खत्म होने से पहले लास्ट में हम लोग एक डेफिनेशन करेंगे बहुत ही प्यारा सा, जो है ऑडिट का डेफिनेशन। अच्छा सर ऑडिट का डेफिनेशन भी है क्या? हाँ, ऑडिट का आपके चैप्टर 1 में एक डेफिनेशन दिया हुआ है। जब मैं आपको वो दिखाऊंगा डेफिनेशन, हम लोग उसको समझेंगे, याद करेंगे, तो आप देखना उसमें कुछ कीवर्ड्स यूज हुए हैं जो हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में कवर कर चुके हैं। तो उससे होगा क्या, आपको डेफिनेशन इजीली समझेगा, याद हो जाएगा। अगर मैं आपको डेफिनेशन पहले दिन ही बताता, पहले वीडियो में आपको बताता, तो आपको समझता नहीं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कवर किए हैं, तो आपको आज जो डेफिनेशन बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल प्लेन लगेगा और आप उसको इजीली कवर कर लोगे। तो यही हमारा पढ़ाने का तरीका है कि पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पूरा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, सॉरी। उसके बाद हम लोग अपने बुक में देखते हैं कि हाँ सर बुक से हमारा वो कंटेंट आ रहा है क्या, हमें क्या बुक में जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है क्या। 100% समझ में आएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है ऑडिट ओपिनियन। सर ये ऑडिट ओपिनियन के नीचे एक चार्ट बना हुआ है, ये है ऑडिट रिपोर्ट। सर मैं आपको बताता हूं, स्टार्ट करता हूं। सर ऑडिटर क्या करता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। आपको पता है ना ऑडिटर को ओपिनियन देना है अपना। ओपिनियन कैसे देता है सर, क्या वर्बल ओपिनियन देगा? नहीं सर, वो रिटर्न रिपोर्ट देता है। एक रिपोर्ट होती है, उसका फॉर्मेट SS 700 में दिया हुआ है। अगर आप बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट की, इसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो आपकी SS 700 की सीरीज देती है कि आपका इसमें क्या क्या कंटेंट इन्वॉल्व होगा, कैसे आपके पैराग्राफ, इसमें कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज, की ऑडिट मैटर्स, ठीक है, वो सारी चीजें कैसे आपको बनाना है रिपोर्ट को, वो हम लोग ऐसे 700 जब सीरीज करेंगे तब मैं आपको सिखाने वाला हूं, फॉर्मेट एंड कंटेंट। बिकॉज ऐसा क्यों है, जैसे आपको पता है शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट के अंदर है, जो कंपनीज के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनना है उसका फॉर्मेट बताता है। बिकॉज क्यों ऐसा है सर, ताकि एक पर्सन दो कंपनीज के या डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाए, कंपेरेबल हो, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट हो। इसलिए आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि वैसे ही आपको प्रेजेंट करने होते हैं अपने फाइनेंशियल्स। तो वैसे ही ऑडिटर को एक स्टैंडर्ड दे दिया SS 700, जहां पे उसको यह बता दिया कि हे ऑडिटर, जब आप ऑडिट ओपिनियन दोगे ना तो आपको इस फॉर्मेट में आपको अपना ऑडिट ओपिनियन देना है, ताकि एक जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जब वो दो कंपनीज के, दो एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा है, डिफरेंट एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर रहा है, एज वेल एज एनुअल रिपोर्ट्स होती है जिसमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट अटैच होती है। जब ऑडिट रिपोर्ट देख रहा है तो वो कंपेयर कर पाए, देख पाए कि सॉरी इन रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंशिएशन है, क्या सिमिलरिटीज है और कैसे उसको अपना डिसीजन लेना है उसके बेस पे। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन हो ग्लोबली, इसलिए ये स्टैंडर्ड सबके लिए एक सिमिलर फॉर्मेट देता है, एक सेम फॉर्मेट देता है, जहां पे आपको उस फॉर्मेट में अपना ऑडिट ओपिनियन देना पड़ता है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको ऐसे 700 ने एक
फॉर्मेट दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें आप लोग क्या करते हो, अपना ऑडिट ओपिनियन देते हो, ठीक है। अब सर ये जो कंटेंट मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये वाला अभी जस्ट जो करूंगा, ये आपको कहीं पे बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये मैं आपको अपने नॉलेज एक्सपीरियंस से बता रहा हूं और आप इसको ध्यान से सुनना और समझना। सर ऑडिट रिपोर्ट है ना, दो टाइप की होती है। अगर आप मोटा मोटी बात करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट दो टाइप की होती है। एक रिपोर्ट वो होती है जहां पे सर, जिसको हम बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, जहां पे ऑडिटर ये बोल रहा है कि कंपनी के या एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। दैट मींस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जो ओपिनियन है वो क्लीन ओपिनियन है वहां पे, तो उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं कि वो क्लीन रिपोर्ट है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। उसमें और कुछ नहीं दिया हुआ है, उस रिपोर्ट के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ है। सर कुछ का क्या मतलब है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अब सर जो ये मॉडिफाइड रिपोर्ट है ना, जो ये मॉडिफाइड रिपोर्ट है, इसके सर दो वर्जन है, इसके दो वर्जन है। पहला जहां पे सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, ये भी क्या था सर, अनमॉडिफाइड ओपिनियन था। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में जो आपका ओपिनियन होगा ऑब्वियसली वो अनमॉडिफाइड होगा, ठीक है। अभी सर मॉडिफाइड क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। आप समझो पहले कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में जो ओपिनियन होगा वो ऑब्वियसली अनमॉडिफाइड होगा। तो सर जो ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जो मॉडिफाइड रिपोर्ट में जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन हम लोग बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ऑडिटर ने अपना ओपिनियन तो यही दिया है कि एंटिटी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। ओपिनियन में तो यही लिखा है, लेकिन उसने दो पैराग्राफ होते हैं सर यूज। पहला है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और सेकंड है अदर मैटर पैराग्राफ। क्या सर, एम्फेसिस ऑफ मैटर्स पैराग्राफ एंड अदर मैटर्स पैराग्राफ, दो पैराग्राफ होते हैं जो ऑडिटर ऐड कर सकता है अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ये दोनों सर जो दिए हुए हैं, इनका एक सेपरेट स्टैंडर्ड है जिसका नाम है SA 706। क्या है सर, SA 706, जो बोलता है कि हे ऑडिटर, अगर आपको लगता है, अगर ये ऑडिटर की जजमेंट पे बोल रहे, अगर आपको लगता है कि जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको उनका अटेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी स्पेसिफिक आइटम पे फोकस लेके आना है, रिक्वायर्ड है उनका फोकस वहां पे, तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर देना जिसका नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। क्या नाम है सर, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। कि हे ऑडिटर, अगर आपको लगता है कि आप कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसा नोट्स व अकाउंट्स है जहां पे यूजर्स को ज्यादा फोकस करना है, उनका अटेंशन वहां लेकर के आना है, तो प्लीज अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हो जिसका नाम होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। तो ये जो पैराग्राफ ऑडिटर ऐड करता है, क्यों करता है सर, रीजन क्या है इसको ऐड करवाने का, ऐसा क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप ये समझो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका एनुअल रिपोर्ट में अटैच होकर के जाती है। एनुअल रिपोर्ट बनती है पूरी, जिसमें डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट, पूरा बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन किया होता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगे होते हैं, स्टैंड अलोन भी, कंसोलिडेटेड भी, ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी होती है, नोट्स अकाउंट्स होते हैं। तो सर वो क्या थोड़े से नहीं होते क्या, नहीं, उनके वो बहुत ज्यादा पेजेस में होती है। मैं आपको दिखाऊंगा एनुअल रिपोर्ट, उसके कम से कम 300, 400, 500 ऐसे इतने पेजेस में होती है वो। तो एक जो यूजर है वो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उसको इतना डीप नॉलेज हो सकता है नहीं हो अकाउंटिंग का, ठीक है, और ऑडिटिंग का, तो वो क्या करेगा सर, वो हो सकता है उस जहां पे उसका फोकस रिक्वायर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस आइटम को स्किप कर दे, उस आइटम को ना देखे और आगे बढ़ जाए। तो ऑडिटर क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में लिख कर देता है, एक पैराग्राफ ऐड करता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, और इसे डालता है कि ये जो नोट्स अकाउंट्स के अंदर ये वाला नोट है, रेफरेंस देता है, इस पे जाकर के आप देख लेना, इसमें ये चीज डिफाइन की गई है, इसको आप जाकर के देख लेना। बिकॉज ऑडिटर को लगता है इतने बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट है, हो सकता है ये वाला पॉइंट यूजर की अटेंशन से स्किप हो जाए, वो ना देख पाए, ना ध्यान दे पाए, बट उसको लगता है कि उसकी अटेंशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, हो सकता है उससे उसका डिसीजन बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहा हो, इसलिए ऐसा पैराग्राफ ऑडिटर ऐड करता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये भी लिखता है, ये अभी मेन चीज है, ये मेन पॉइंट आप सुनना, मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली चीज भी, ये उसी पैराग्राफ के अंदर लिखता है कि ये जो हम पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं ना, ये हम ऐड कर तो रहे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ, ये जो नोट्स अकाउंट्स हमने आपको दिखाया है, जो आपको रेफर किया है, इसके कंटेक्स्ट में हमारा ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। मतलब हमने जो आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में जो नोट ऐड करके दिया है, उसके ऊपर हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, हम जस्ट आपका फोकस वहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से एक यूजर के लिए, इस पैराग्राफ, इस नोट्स टू अकाउंट्स को देखना। अगर हम लोग नहीं करते ऐसा, तो हो सकता था इतने बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि आप लोग क्या कर सकते थे, उसको स्किप कर सकते थे।
स्किप हो जाता आपसे, तो स्किप ना हो इसलिए हम यहां पे आपको ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली ऐड करके दे रहे हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने आपको बता दिया। सेकंड सर, अदर मैटर पैराग्राफ क्या होता है सर? फिर अदर मैटर पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जहां पे ऑडिटर को अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, वो वहां पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता है। मान लो एक ऑडिटर है जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहा है, उस कंपनी की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, वो होल्डिंग कंपनी है, उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, ग्रुप कंपनीज हैं, जिनका ऑडिट हो सकता है उस ऑडिटर ने या उसकी फर्म ने नहीं किया हो, तो उन सब्सिडरीज का दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा, तो वो ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करेगा और बोलेगा, हे यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, हमने ऑडिट किया है और ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो ये कंपनी है ना, इसकी जो सब्सिडरीज है उनका ऑडिट हमने नहीं किया, उनका ऑडिट दूसरे ऑडिटर्स ने किया है जिनकी रिपोर्ट को हमने कंसीडर किया है। तो वो ये चीज को मेंशन कर रहा है, मतलब ऑडिटर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बट वो बताना चाह रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा क्लियर करना चाह रहा है यूजर्स को, ताकि वो ओवर एज्यूम ना कर ले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो इसलिए वो एक अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करता है। मर्जी है सर, क्या ये होता ही है क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ? नहीं, जरूरी नहीं है, ये दोनों भी हो सकते हैं किसी ऑडिट रिपोर्ट में, हो सकता है दोनों ही ना हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो। तो अगर इन दोनों में से कोई एक है ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम उस ऑडिट रिपोर्ट को बोलते हैं कि वो मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। अगेन अदर मैटर पैराग्राफ में भी ऑडिटर ये लाइन ऐड करता है कि हम ये जो पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं इसके कंटेक्स्ट में हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। आप समझ रहे हो ना बात? आप डिफरेंस समझो कि ये दोनों सर जी, दोनों हमने यहां पे जो ऐड किए, ये एंड ये, इन दोनों जगह पे ऑडिटर का ओपिनियन क्या है? क्लीन ओपिनियन है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है उसका, ठीक है। तो ओपिनियन तो क्लीन है, अनमोडिफाइड है। एक जगह रिपोर्ट को हमने बोल दिया अनमोडिफाइड रिपोर्ट और एक जगह हमने रिपोर्ट को बोल दिया मॉडिफाइड रिपोर्ट, बस ये डिफरेंस है। अब सर जो मेन पार्ट है ना वो ये वाला है इसका रिपोर्ट का, जहां पे हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन देता है ना सर, तो वो है मेन चीज। सर तीन टाइप्स का होता है आपका मॉडिफाइड ओपिनियन, आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब ये होता क्या है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आप मेरे साथ डिस्कस करना, समझना, आपके तीनों ओपिनियन कवर हो जाएंगे इजीली। सर देखिए, एक कंपनी है, मान लो XYZ लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है सर, ठीक है, आप उसका ऑडिट कर रहे हैं, उसका ऑडिटर हो रहा है, सॉरी उसका ऑडिट हो रहा है, ये ऑडिटर है, ठीक है, ये ऑडिटर साहब है। फर्स्ट केस, अब ये केस लेने से पहले मैं आपको दो वर्ड का पहले मतलब समझाता हूं। क्या सर? अगर आपने ये वर्ड सुना होगा मिस स्टेटमेंट, शायद, अगर नहीं सुना तो अभी मैं समझाता हूं। सर क्या होता है, हम लोग ऑडिट रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं? हम लोग हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट देने का पर्पज है या ऑडिट ओपिनियन जो हम लोग लिखते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, उसका क्या पर्पज है? हम लोग ये लिखते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना कंपनी के या एंटिटी के, वो फ्री है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, वो फ्री है फ्रॉम एनी मैटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हो या एरर से हो। मतलब कहने का मतलब, हे यूजर्स, हम लोग आपको ये बोल रहे हैं, हम लोग आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, हमें जो एक्सप्लेनेशन मिली, उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी के, वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। मतलब उसमें गड़बड़ घोटाला नहीं है, चाहे फ्रॉड की वजह से हुआ हो चाहे एरर की वजह से हुआ हो। तो मिस स्टेटमेंट का मतलब कोई भी गड़बड़ घोटाला उसके अंदर नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं है, मिस स्टेटमेंट। और सर जो मिसस्टेटमेंट भी कौन से वाली, हम एक वर्ड यूज करते हैं मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। कौन सी? मैटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहले मैं आपको मिसस्टेटमेंट का मतलब समझाता हूं। मिसस्टेटमेंट का सर मतलब होता है जो अमाउंट, जो क्लासिफिकेशन, जो प्रेजेंटेशन, जो डिस्क्लोजर होना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और होना चाहिए था, और एक्चुअल में जो रिपोर्ट किया है एंटिटी ने या कंपनी ने, वो डिफर कर रहा है, उसमें डिफरेंस है। मान लो कंपनी को, एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के पास ये जो XYZ लिमिटेड है, मान लो इसके पास सर एक लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, उसका वैल्यूएशन इन्होंने कितना दिखाया सर? उसकी वैल्यू कितनी दिखाई है उन्होंने सर इसकी वैल्यू ₹110 करोड़ दिखाई है। कितनी दिखाई है? 110 करोड़। एक्चुअल में सर, सॉरी, एक्चुअल में इन्होंने इतनी दिखाई है, क्या है सर? एक्चुअल है, ये क्या है? एक्चुअल,
जो दिखाया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और सर वैसे अगर बात करते हैं तो इनकी इसकी जो वैल्यू है ना वो 100 करोड़ रुपीस है। जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है शुड बी मतलब होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, और एक्चुअल में ये है। तो सर जो डिफरेंस है ना ये 10 करोड़ का, ये जो 10 करोड़ का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है ये क्या है सर, इसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। ये है सर मिस स्टेटमेंट कि जो एक्चुअल में अमाउंट डिस्क्लोज की है कंपनी ने वो 110 करोड़ की है और होनी चाहिए थी सर 100 करोड़। तो जो 10 करोड़ का गैप है ना सर वो हमारा मिस स्टेटमेंट है, जो डिफरेंस अमाउंट है। मैं आपको इसका डेफिनेशन भी दिखाता हूं, ये देखना अगर आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, ये दिया हुआ है आपके मटेरियल में ही दिया हुआ है। अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो एक्चुअल में दिखाया है, इसको आप बोल सकते हो एक्चुअल जो दिखाया है और डिफरेंस एंड किसके बीच में डिफरेंस, जो एक्चुअल दिखाया है एंड द अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड, जो होना चाहिए था, जो शुड बी, जो होना चाहिए था। तो जो गैप है ना सर, जो डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। आप ये भी बोल सकते हो मिस स्टेटमेंट का मतलब, मिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू सर जो रिपोर्ट किया है ACPD माइनस, आप बोल सकते हो जो हमने रिपोर्ट किया है माइनस जो आपका होना चाहिए था, जो रिक्वायर्ड ACPD है, रिक्वायर्ड ACPD। तो जो डिफरेंस है ना सर उसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट, कि जो रिपोर्ट किया है और जो होना चाहिए था उसमें जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। तो सर ऑडिटर क्या करता है सर, ये बताता है कि अपने ओपिनियन से रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है कि हे यूजर्स, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, और कौन सी वाली, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अब सर मटेरियल क्यों वर्ड यूज होता है, बिकॉज आप एक चीज बताओ, एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही कंपनी है XYZ लिमिटेड, मान लो इस कंपनी ने क्या किया सर, एक 10,000 रुपए का कोई एक्सपेंस था, ठीक है, वो उन्होंने दिखा दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उस 10,000 रुपए के एक्सपेंस जो दिखाया है, एक्चुअल में वो एक्सपेंस मान लो 11,000 रुपए का था या 9,000 रुपए का था, एक्चुअल में उन्होंने गलत दिखा दिया। एग्जांपल ले रहा हूं आपसे, ठीक है। ऑडिटर ने जब इनवॉइस चेक किया, इनवॉइस में वैल्यू आ रही है मान लो 1,000 रुपए, इनवॉइस में ही 1,000 रुपए लिखा हुआ है, अकाउंटेंट ने 10,000 रुपए कर दिया, ठीक है। तो ये मिस स्टेटमेंट है, एक्चुअल में रिपोर्ट होना चाहिए था 1,000 रुपए और रिपोर्ट हुआ है 10,000 रुपए। अभी जो कंपनी ना XYZ लिमिटेड, इसकी जो बैलेंस शीट है, आप बोलोगे जो बैलेंस शीट है वो 100 करोड़ रुपीज की है, मतलब एसेट साइड 100 करोड़ रुपीज है, लायबिलिटी साइड 100 करोड़ रुपीज है। तो सर एक चीज बताओ ना, ये जो मिस स्टेटमेंट हुआ है 9,000 रुपए का गैप है, ये सर जो मिस स्टेटमेंट हुआ है 9,000 रुपए का, क्या ये जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो XYZ लिमिटेड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको यूज करेंगे, जैसे शेयर होल्डर है, बैंक्स हैं जो लोन देते हैं, लोन प्रोवाइडर्स जो हैं, कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मैनेजमेंट खुद है, एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट है, क्या उनको ये 9,000 रुपए से फर्क पड़ रहा है क्या कहीं से कहीं तक? नहीं सर, बिकॉज बैलेंस शीट का साइज देखो ना आप, 100 करोड़ रुपीज की बैलेंस शीट है, 100 करोड़ रुपीज की, उसमें 9,000 रुपए का क्या वो मटेरियल रहेगा क्या? क्या उससे मैं ये 9,000 रुपए की गड़बड़ हो गई है तो मैं ये सोचूंगा नहीं मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, इसमें तो 9,000 रुपए की गड़बड़ है, एज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है, बस यही एक मिस स्टेटमेंट है। नहीं सर, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। मिस स्टेटमेंट तो है, ध्यान से सुनना आप, मिस स्टेटमेंट तो है सर कि एक्चुअल में 1,000 रुपए होना चाहिए था, रिपोर्ट कितना किया 10,000 रुपए, लेकिन क्या ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या? नहीं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है वो मिस स्टेटमेंट जिससे जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए या चेंज हो सकता था डिसीजन, उनके डिसीजन को इंपैक्ट कर जाए, ऐसा मिस स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है। तो क्या ये मिस स्टेटमेंट मटेरियल है क्या? नहीं सर, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए ऑडिटर को अगर ऐसा मिस स्टेटमेंट भी मिलेगा तो क्या करेगा वो? सर कुछ नहीं करेगा, उसका ओपिनियन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। ऑडिटर का ओपिनियन कब चेंज होगा? जब उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलते हैं, तब वो एनालाइज करेगा। समझ रहे हो? तो मैंने आपको बताया मटेरियल मिस स्टेटमेंट हम लोग कंसीडर क्यों करते हैं एज ए ऑडिटर, बिकॉज मटेरियल मिस स्टेटमेंट ही यूजर्स के डिसीजन को इंपैक्ट करता है। और आप रिपोर्ट ओपिनियन किसके लिए दे रहे हो? यूजर्स के लिए तो दे रहे हो, ओपिनियन उसी के लिए तो दे रहे हो आप। तो ठीक है, अब हम लोग फिर से आते हैं अपने एग्जांपल पे। ठीक है, अब सर ये फर्स्ट केस जो हमने यहां पे हमने फर्स्ट केस लिखा है, काम करते हैं हम उसको दूसरी साइड लिख लेते हैं।
ये देखो सर, अब इसमें हम केस बनाते हैं, आपको समझ में आएगा ओपिनियन। सर फर्स्ट केस, एज ए ऑडिटर, ठीक है, क्या आपने जब चेक किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं मिली? आपने जब ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्लाइंट इतना अच्छा है, क्लाइंट इतना भला मानुस है, उसके वहां पे कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, कहीं पे भी कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। जो एक्चुअल में रिपोर्ट किया है वही होना चाहिए था, वही रिक्वायर्ड था जो रिपोर्ट किया है, एक्चुअल एंड रिक्वायर्ड बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। आप कौन सा ओपिनियन दोगे? सर हम लोग देंगे क्लीन ओपिनियन। क्लीन ओपिनियन का मतलब होता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। किसके अकॉर्डिंग? एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सर ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? अगेन एक वर्ड मैंने यूज किया जानबूझ करके इस वीडियो में, हम लोग इस पे भी आपको एक वीडियो देंगे अलग से कि सर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, आपको समझेगा। अच्छा ये होता है, अभी एग्जांपल के लिए आप समझो, जैसे कंपनी है, कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 बनाने पड़ते हैं, तो उनके लिए क्या हुआ, शेड्यूल 3 उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गई। ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा लॉ से रिक्वायरमेंट है जिसके हिसाब से उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने हैं या प्रिपेयर करने हैं, तो उस फ्रेमवर्क को हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो यहां पे एफआरएफ का शेड्यूल 3, ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। अभी के लिए सर पहला केस मिला, कोई मिस स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ओपिनियन हम क्लीन ही देंगे ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। जब ऑडिटर ऐसा बोलता है अपनी रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं, दैट मींस उसने क्लीन ओपिनियन दिया है या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, ठीक है सर। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है सर, मिस स्टेटमेंट है, हमें सर मिस स्टेटमेंट मिल गई, मिस स्टेटमेंट है, तो कौन सा ओपिनियन देंगे? सर क्लीन नहीं देंगे। क्यों? मैंने ये वर्ड इसीलिए आपको समझाया कि सर मैटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिस स्टेटमेंट बट नॉट मैटीरियल। कि सर मिस स्टेटमेंट है, अगर आपको एग्जांपल अभी याद है, 9,000 रुपए का 10,000 रुपए एक्सपेंस दिखाया है, 1,000 रुपए होना चाहिए था, 9,000 रुपए का मिस स्टेटमेंट है, बट क्या सर उस 9,000 रुपए से 100 करोड़ की बैलेंस शीट है सर, क्या वो इंपैक्ट करेगा क्या वहां पे यूजर्स के फाइनेंशियल यूजर्स के डिसीजंस को? नहीं सर, नहीं करेगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं सर, जो आपने ये बोला कि मटेरियल, ये जो आपने बोला मटेरियल, मटेरियल यहां पे आपने जो बोला मटेरियल, ये सर कैसे डिफाइन होता है? सर इसके लिए ना एक आपका स्टैंडर्ड है SA 320, जो आपको बताता है किसके बारे में सर, मटेरियलिटी के बारे में। किसके बारे में? मटेरियलिटी के बारे में। हम लोग जब ऐसे 320 करेंगे तो वहां सीखेंगे कि सर ये मटेरियलिटी क्या होती है, कैसे निकाला जाता है मटेरियलिटी को, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। मटेरियलिटी का मतलब होता है, एग्जांपल आप फिर से समझो, आपको मैं बता रहा हूं, 100 करोड़ का बैलेंस शीट है, मान लो 100 करोड़ का एसेट है कंपनी का, 100 करोड़ का ही लायबिलिटी है, तो हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं एक अमाउंट, जिसके नीचे के जो भी अमाउंट होंगे, मान लो हमने 100 करोड़ की बैलेंस शीट के अंदर मटेरियलिटी निकाला, एज्यूम करो एक नंबर 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज, लेट्स एज्यूम 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज चलो ज्यादा हो गया, 20 लाख रुपीज लेते हैं, 20 लाख रुपए। तो ऑडिटर क्या करेगा और उसकी टीम क्या करेगी जब ऑडिट कर रहे होंगे, 20 लाख रुपए से नीचे तक का जो भी उनको मिस स्टेटमेंट मिलेगा उसको वो इग्नोर कर देंगे। 20 लाख से ऊपर का जो भी मिस स्टेटमेंट मिलेगा, जैसे 21 लाख 22 लाख, वो उन मिस स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, 20 लाख से नीचे के जो भी मिस स्टेटमेंट हो गए ना सर, वो नॉन मैटेरियल हो गए, इमैटेरियल हो गए, और ऊपर के जो भी मिस स्टेटमेंट है वो सारे मैटेरियल हो गए। 20 लाख या 20 लाख से ऊपर के जो भी मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मैटेरियल हो गए। तो सर ये जो 20 लाख का हमने कैलकुलेशन किया ना, उसके बारे में ये स्टैंडर्ड बोलता है SA 320। क्या बोलता है? उसके बारे में SA 320 बोलता है कि वो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए आपको कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं, क्या बेस लेना है कैलकुलेट करने के लिए। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट का नंबर लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं या PBT लेते हैं, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज लगाते हैं और हम वो निकालते हैं, ठीक है। और हम लोग कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसमें रिस्क कितना है, ठीक है, उसके यूजर्स कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए हम लोग इशू कर रहे हैं, क्या शेयर होल्डर्स के लिए कर रहे हैं या बैंक के पर्पस के लिए बना रहे हैं, उसके यूजर्स कौन है, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स कंसीडर करके हम लोग ये मैटेरियलिटी का अमाउंट निकालते हैं, और ये मैटेरियलिटी का अमाउंट लोअर लेवल पे नहीं निकालते। लोअर लेवल पे मतलब जो एंगेजमेंट टीम में जो आर्टिकल्स है या जो आपके मैनेजर हैं वहां तक नहीं, ये पार्टनर लेवल पे रिव्यू होता है, पार्टनर लेवल पे ये चीज कैलकुलेट होती है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा ऑडिट
चलता है। आपको पहले ऑडिट स्टार्ट करने से पहले एक अमाउंट दिया जाता है। अगर आप मान लो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब पार्टनर या डायरेक्टर आपको वो मेटेरियलिटी का अमाउंट बताएंगे कि भाई इस क्लाइंट पे ये हमारा अमाउंट मेटेरियलिटी का है। उसी के बेस पे आप अपना ऑडिट स्टार्ट करते हो, उसी के बेस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन लेते हो, सैंपलिंग करते हो, चेक करते हो, अपने प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। अगर मेटेरियलिटी का अमाउंट गलत हो गया तो सर पूरा ऑडिट ही गलत हो गया, आप ये मान लो। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम लोग ऐसे 320 पढ़ेंगे। अभी आप समझो कि हमने जो 100 करोड़ का जो हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, उसमें हमने मेटेरियलिटी का अमाउंट निकाला 20 लाख रुपए, हमें वो 9,000 रुपए का मिस स्टेटमेंट मिला, तो क्या वो हमारे लिए एज अ ऑडिटर मटेरियल रहेगा क्या? नहीं सर, मटेरियल नहीं रहेगा। तो हमें मिस स्टेटमेंट मिला बट नॉट मटेरियल, नॉन मटेरियल इमटेरियल मिला, तो क्या हमारा ओपिनियन चेंज हो सकता है क्या? नहीं सर, हमारा ओपिनियन क्या होगा? अगेन क्लीन ओपिनियन होगा। क्या होगा? क्लीन ओपिनियन। सेकंड केस में भी, अब मैं थर्ड केस की बात करते हैं। सर थर्ड केस ध्यान से सुनना आप, ठीक है सर। हमें जो मिस स्टेटमेंट मिला ना, वो मिला हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिले, एंड सर मटेरियल भी था वो, मतलब हमें सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिले। हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं एमएमएस, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट, एमएमएस हम वर्ड यूज करते हैं। तो सर हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है, अब क्या करेंगे? सर इसमें एक चीज होती है, क्या? अगर आप ऑडिट कर रहे हो और अगर आप ऑडिट करते टाइम पे मिस स्टेटमेंट मिलते हैं, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट इतने हैं, सॉरी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलते हैं, बट वो कितना है? सर 10-20% का हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है। 100% की बैलेंस शीट में हमें 10-20% मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सर? वहां पे ओपिनियन देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। हम लोग वहां पे क्लीन ओपिनियन नहीं देंगे। ऑडिटर क्या करता है सर? एक रिजर्वेशन, इसको हम लोग, क्वालिफाइड का मतलब होता है सर रिजर्वेशन, ठीक है। एक रिजर्वेशन ऑडिटर ने रख ली कि हे यूजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, जो एंटिटी है ना, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एक्सेप्ट दीज मैटर्स जहां पे हमारी रिजर्वेशन है। ये जो 10-20% के जो आइटम है ना, वो छोड़ करके बाकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। बट ये जो आइटम्स है मेटीरियली मिसस्टेटेड है, ये जो अमाउंट रिपोर्ट किया हुआ है कंपनी ने, ये गलत है। रिक्वायर्ड अमाउंट कुछ और था, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर कुछ और था, रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन कुछ और थी, बट कंपनी ने कुछ और रिपोर्ट किया हुआ है और वो मटेरियल भी है। तो हम लोग जो ओपिनियन देंगे वो क्वालिफाइड देंगे, एक्सेप्ट दीज मैटर्स, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो सर एग्जाम्पल दे दो ना इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जो लैंड एंड बिल्डिंग थी सर, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। मान लो सर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग थी, ठीक है, इसकी वैल्यू कंपनी ने फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का बैलेंस शीट आप मान के चलो, हमारा जो बैलेंस शीट है वो सर 100 करोड़ रुपीस का है, कि एसेट एंड लायबिलिटीज 100 करोड़ रुपीस का दिखा रहा है। ठीक है, इसमें सर ये जो आपका क्या कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग है, इसकी वैल्यू कंपनी ने जो दिखाई है सर, कंपनी ने इसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपीस दिखाई है। कितनी दिखाई है? 10 करोड़ रुपए कंपनी ने इसकी वैल्यू दिखाई है। ये है सर आपका रिपोर्टेड अमाउंट जो कंपनी ने प्रेजेंट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और आपके हिसाब से एज ए ऑडिटर, आपके हिसाब से ये होना चाहिए था, आपके हिसाब से सर मान लो 9.50 करोड़ रिक्वायर्ड एज पर योर ऑडिट। जो उन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट दी, आपने देखा उन्होंने गलत वैल्यूएशन किया हुआ है, और जिस सर ये जो डिफरेंस आया, जो सर ये 50 लाख रुपीस का जो डिफरेंस आया, ये आपका क्या हुआ सर? मिस स्टेटमेंट। सर क्या ये मटेरियल है? लेट्स एज्यूम कि यहां पे हमारा जो मटेरियलिटी का अमाउंट था, मटेरियलिटी कितना था सर? ₹20 लाख, कि 20 लाख के ऊपर होगा तो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, नीचे होगा तो मटेरियल नहीं है। तो सर क्या ये मटेरियल है क्या? हाँ सर, ये मिस स्टेटमेंट क्या है सर? ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। क्या है? ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। बट सर इस मिस स्टेटमेंट के अलावा हमें और मिस स्टेटमेंट नहीं मिले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये मिस स्टेटमेंट हमें मिला है, तो मटेरियल है। हाँ, तो सर क्या क्लीन ओपिनियन दे दें? नहीं। तो सर हम लोग ऐसे केसेस में जहां पे
कुछ जगह पे मिस स्टेटमेंट है, एक दो जगह पे, मतलब कहने का मतलब है 10-20%, 30% फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम्स जो हैं वो गलत रिपोर्ट किए हुए हैं कंपनी ने, बाकी लेकिन सब कुछ ठीक है। तो वहां पे हम लोग जो ओपिनियन देते हैं उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड का मतलब आप ये मत समझना कि अच्छा क्वालिफाई कर गया, क्वालिफिकेशन है, नहीं। क्वालिफाइड का मतलब क्या है, 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ आइटम्स बेकार हैं, कुछ जगह मिस स्टेटमेंट है मटेरियल वाले, और बाकी सब कुछ ठीक है। डन सर। अब हम लोग फोर्थ केस लेते हैं, ठीक है। आपको फोर्थ केस के बाद पूरा मैं एक बार फिर से आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या और डीप में आपको एनालिसिस करने को मिलेगा। सर फोर्थ केस क्या है, कंपनी में सर मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो है, हमें जो मिस स्टेटमेंट मिले वो मटेरियल थे। क्या थे? मटेरियल थे। प्लस सर हर जगह पे है, वो हिंदी में लिख रहा हूं एक बार, हर जगह पर मटेरियल तो मिस स्टेटमेंट है बट हर जगह पे है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये 50 लाख का मिस स्टेटमेंट मिला, अब मान लो आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेक की, आपने क्लाइंट को बोला, कंपनी को बोला इन्वेंट्री वैल्यूएशन दिखाओ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी आपको मान लो 25 लाख रुपए का मिस स्टेटमेंट मिल गया, जो एक्चुअल रिपोर्ट किया हुआ है और जो होना चाहिए उसमें 25 लाख रुपीस का गैप है, वो मिस स्टेटमेंट मिल गया। आपने डेटर से कंफर्मेशन मंगवाई, आपने बोला हे क्लाइंट डेटर से कंफर्मेशन मंगवा दो, हम देखना चाहते हैं, आपने डेटर से मान लो पैसे लेने दिखाए हुए हैं 5 करोड़ रुपए कि आपको 5 करोड़ रुपए डेटर से रिकवर करने हैं। डेटर्स ने जब अपने बैलेंसेस भेजे तो वहां डेटर्स दिखा रहे हैं कि हमें तो कंपनी को 4 करोड़ रुपए ही देने हैं, 4 करोड़ रुपए देने हैं, तो 1 करोड़ से वहां पे आपको मिस स्टेटमेंट मिल गई। आपने बैंक कंफर्मेशन मंगवाई, वहां पे भी आपको गैप मिल गया। जो मटेरियल है 20 लाख रुपए से ऊपर का, मान लो मैं एग्जांपल ये 20 लाख रुपए ले रहा हूं ना, ये मैं हर एक आइटम का ले रहा हूं। वैसे आपका जो मेटेरियलिटी लेवल सेट होता है वो असर्शन लेवल पे भी होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी होता है, अलग अलग होता है कि 20 लाख रुपए ओवरऑल या पर आइटम कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको चीज सिखाऊंगा बाद में। अभी आप एज्यूम कर लो कि 20 लाख हम लोग पर आइटम बोल रहे हैं, मान लो पर बैलेंस बोल रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो सर वहां पे भी आपको गैप मिल गया। आपने सेल्स चेक की, सेल्स में कंपनी ने जीएसटी पेबल ऐड किया हुआ है, जीएसटी पेबल का तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा ना, उसको थोड़ी ना ऐड करेंगे, कंपनी ने वो भी ऐड किया हुआ है। तो मान लो आप जो भी चीज चेक कर रहे हो लगभग पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, आपको बहुत सारे बैलेंसेस मटेरियली मिस स्टेटेड मिले, एक्चुअल जो होने चाहिए थे और जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हुए हैं उसमें सर गैप है, और गैप कैसा है? मटेरियल गैप है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का डिसीजन इंपैक्ट होगा। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप जो ओपिनियन दोगे उस ओपिनियन को हम लोग बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं उस ओपिनियन को? एडवर्स ओपिनियन। क्या बोलते हैं? एडवर्स ओपिनियन। कि सर सब कुछ ही गंदा है यहां, तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मटेरियली मिसस्टेटेड है, और ये हर जगह पे इसकी जगह एक वर्ड यूज होता है आपका परवेसिव। क्या यूज होता है सर? परवेसिव। इसका मतलब क्या है? हर जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट हर जगह पे आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिले हैं। तो आप कैसे बोल दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? कैसे बोल दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं इन मैटर्स को छोड़ करके? बिकॉज जो मैटर्स है ना वो इतने ज्यादा हैं कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेकार कर रहे हैं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गंदा है आपका। तो आपका जब 80% फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा तो आप क्या बोलोगे? 80% मैटर को छोड़ दो, 20% मैटर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं? नहीं सर, इट इज नॉट लॉजिकल। तो मतलब 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका गंदा है, ऐसा अगर होता है तो आप एडवर्स ओपिनियन देते हो। कौन सा ओपिनियन देते हो? एडवर्स ओपिनियन देते हो। समझ में आया आपको? एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। अब मैं आपके साथ कुछ केस और डिस्कस करूंगा। ये जो सर काम था ना, ये तो सर ये जो सारी डिस्कशन थी सर, ये तो वो डिस्कशन थी जहां पे ऑडिटर ने काम किया। सर मतलब नहीं समझा। देखो आपको ये चीज पता है, अगर नहीं पता तो अभी आप सीख जाओगे, ठीक है। ऑडिट जो ओपिनियन होता है, ऑडिट ओपिनियन होता है, वो सर किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है? सर वो बेस्ड होता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेस पे। सर ये ऑडिट एविडेंस क्या होता है? आप मतलब पकड़ लेते हो, क्वेश्चन आप पूछ लेते हो जल्दी से। इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, अगली ही वीडियो है कि जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। अभी आप समझो, ऑडिटर जो अपना ऑडिट रिपोर्ट देता है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी देता है। हमने सीखा था ना, ऑब्जेक्टिविटी ऑडिटर फॉलो करता है कि उसको फैक्ट या एविडेंस ऐसे मिले जो बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये जो नंबर है वो गलत है या गलत अमाउंट रिपोर्टेड है यहां पे, तो वो एविडेंस उसको मिलता है। उस एविडेंस के
बेस पे वो अपना ओपिनियन देता है? या तो वो ये बोलेंगे एविडेंस कि सही रिपोर्ट किया हुआ है, या ये बोलेंगे कि गलत रिपोर्ट किया हुआ है। फिर ऑडिटर देखता है वो मटेरियल है नहीं है वो सब। तो सर एविडेंस के बेस पे ओपिनियन देता है। और सर ये एविडेंस कैसे कलेक्ट करता है? सर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके। कैसे कलेक्ट करता है? सर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। अब इसमें एक अलग दुनिया है, ये भी हम लोग सीखेंगे कि ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कब कब कौन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म होता है। सर ये सिचुएशन है ओपिनियन बेस्ड ऑन एविडेंसेस। एविडेंसेस कैसे कलेक्ट होते हैं? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। सर अगर एक सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ऑडिटर अपने प्रोसीजर ही परफॉर्म ना कर पाए, मजा आ रहा है सर? एक सिचुएशन, एक केस ऐसा जहां पे ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो सर क्या अगर ये नहीं कर पाया तो क्या वो एविडेंस कलेक्ट कर पाएगा? नहीं सर, एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाएगा। और एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या ओपिनियन दे पाएगा? किसके बेस पे देगा? मन से तो दे नहीं सकता ना ओपिनियन। नहीं सर, ओपिनियन नहीं दे पाएगा। तो सर ऐसे केस को जब ऐसा हो जाए कि ऑडिटर ना ही प्रोसीजर परफॉर्म कर पाया, प्रोसीजर ना परफॉर्म कर पाने की वजह से उसको एविडेंस नहीं मिले, और एविडेंस ना मिलने की वजह से ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस केस को बोलते हैं सर लिमिटेशन। कि सर लिमिटेशन अगर लग गई ना, लिमिटेशन लग गई स्कोप पे, ऑडिट पे, तो ऑडिटर कैसे ओपिनियन देगा? तो लिमिटेशन सर लग सकती है। लिमिटेशन सर 3 रीजन से लग सकती है कि मैनेजमेंट आपको लिमिटेशन, आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है कि हम लोग आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, या ये आइटम हम लोग आपको चेक करने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं वो चेक करवाने से, ऑडिट करवाने से किसी आइटम का, या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे का, मना कर रहे हैं। सेकंड चीज सर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है, आपको पता है। इस केस में जब लॉकडाउन की सिचुएशन थी, पूरे इंडिया में पूरा प्रॉपर लॉकडाउन था, ऑडिट का पीरियड था, वो अप्रैल में जून आप बोल सकते हो, तो वहां पे हम लोग, हमारा एक प्रोसीजर होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग इन्वेंट्री का या फिक्स्ड एसेट्स का। तो जब पूरा लॉकडाउन है सर, आप कहीं आ जा ही नहीं सकते हो, तो कैसे फिजिकली वेरीफाई करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो सर सर्कमस्टांस ऐसा हो गया, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसके स्टोर में, वेयर हाउस में आग लग गई सर, सारा सामान जल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए थे वो जल गए, सेल्स के बहुत सारे इनवॉइसेस जल गए, परचेज का रिकॉर्ड जल गया बहुत सारा, तो आप क्या उनका ऑडिट कर पाओगे? नहीं। मैनेजमेंट करवाना चाहता है, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांस, ड्यू टू कंडीशन ऐसी हुई कि वो रिकॉर्ड्स आपके जल गए, तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे उसका। थर्ड केस, ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है उसका टाइमिंग या नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऐसा है कि वो नहीं चेक कर पाया, लिमिटेशन वहां पे भी लग जाती है। तो 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन से क्या होता है सर? इस केस में क्या होता है? हम ओपिनियन की भी बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में लिमिटेशन, ये ऑडिट प्रोसीजर्स, इन्वेंट्री चेक नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, ये सारी केस स्टडीज होती हैं। इन पे सारे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, एग्जाम में आते हैं, और ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में सबका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सबका राइटअप दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा अभी मेन फोकस क्या है? ओपिनियन समझना। मैंने आपको बताया सर, अगर ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है, उसको मिस स्टेटमेंट मिली, ठीक है, पहला केस क्या है? उसको मिस स्टेटमेंट ही नहीं मिली कोई, तो क्लीन ओपिनियन देगा। उसको मिस स्टेटमेंट मिली बट मटेरियल नहीं है, तो भी क्लीन ओपिनियन देगा। तीसरा केस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली बट कुछ जगह पे मिली, तो सर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी मिली और बहुत जगह पे मिली, तो सर कौन सा ओपिनियन देगा? एडवर्स ओपिनियन। अब एक केस क्या है सर, पहला जो था प्रोसीजर वो ही परफॉर्म नहीं कर पाया, तो एविडेंसेस ही नहीं मिले, मतलब लिमिटेशन लग गई। अगर सर ऐसा होता है ना, अगर ऐसा होता है, फर्स्ट केस क्या है, ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? पहला केस समझो, नो लिमिटेशन, कि ऑडिटर के ऊपर सर कोई लिमिटेशन नहीं लगी, उसने काम किया प्रॉपर, ठीक है, और मानते हैं कि कोई मिस स्टेटमेंट भी नहीं मिली उसको, उसने प्रॉपर काम किया, उसको कोई लिमिटेशन नहीं लगाई उसके ऊपर किसी ने, ना ही सर्कमस्टांसेस की वजह से लिमिटेशन लगी, ना ही मैनेजमेंट में लगाई, ना ही उसके प्रोसीजर की वजह से कोई लिमिटेशन लगी है, तो सर वो कौन सा ओपिनियन देगा? अगेन सर वो क्लीन ओपिनियन ही तो देगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। और एज्यूम कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, एज्यूम कर रहे हैं कोई मिस स्टेटमेंट भी नहीं है। सेकंड केस क्या है सर? लिमिटेशन है, लिमिटेशन सर, लिमिटेशन है, लिमिटेशन, बट सर लिमिटेशन कैसी है? मटेरियल नहीं है, नॉट मटेरियल। सर एग्जांपल दो, पहले एग्जांपल सुन लो, जो हमने यहीं पे एग्जांपल लिया था, मैं क्या करूंगा आपको इसी एग्जांपल से ही सारा समझा दूंगा। ये जो यहां पे एग्जांपल लिया था, आपको याद है ना, यहां पे हमने ये जो 10,000 रुपीज का एग्जांपल लिया था, आप ये समझो, क्लाइंट पे आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, आपको एक 10,000 रुपए का एंट्री मिल गया, एक्सपेंस का एंट्री मिल गया, मान लो मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आप बोलते हो एज ए ऑडिटर कि क्लाइंट को, हे अकाउंटेंट इसका इनवॉइस दिखा दो। अकाउंटेंट बोलता है नहीं सर हम नहीं दे सकते इनवॉइस। आप बोल रहे हो क्यों नहीं दे सकते? वो बोले नहीं सर हम नहीं दे सकते।
एक चीज बताओ, आप पे लिमिटेशन लगा रहा है क्या? मिस स्टेटमेंट, पहले ये बताओ क्या ये मिस स्टेटमेंट है? नहीं सर, हमें पता ही नहीं है ना जो उसने दिखाया है, हम उसको किससे कंपेयर करें, कहां चेक करें? चेक कर रहे हैं, वो हमें चेक करवाने के लिए ही मना कर रहा है। मतलब जब चेक ही नहीं कर पाए तो कैसे बताओगे मिस स्टेटमेंट है या नहीं है? मिस स्टेटमेंट की बात हमेशा तभी आएगी जब आपने चेक किया और देखा जो रिपोर्ट हुआ है और एक्चुअल जो होना चाहिए था उसमें गैप है। अब तो आप चेक ही नहीं कर पाए ना, तो मिस स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं आएगी। ये जो चेक नहीं कर पाए इसको बोलते हैं लिमिटेशन। और ये लिमिटेशन कौन लगा रहा है? मैनेजमेंट लगा रहा है कि आपको 10,000 रुपए का इनवॉइस नहीं दे रहा तो आप चेक नहीं कर पाए। उसने कोई डिटेल नहीं दी आपको 10,000 रुपए की, बस आपके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डली हुई है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक या टू कैश 10,000 रुपए। क्या करोगे आप? कुछ कर पाओगे? नहीं। सर ये लिमिटेशन है? हाँ सर लिमिटेशन है, बट एक चीज बताओ ना, अगेन बैलेंस शीट हमारी वही है 100 करोड़ रुपीस की, क्या ये मटेरियल लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन तो है, बट सर ये 10,000 रुपए चेक ना कर पाने से क्या आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेकार हो गए? क्या बाकी जगह क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सर हर चीज बाकी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया, हर चीज आपने चेक की, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस सब कुछ, बस ये 10,000 रुपए का इनवॉइस मैनेजमेंट आपको चेक करवाने से मना कर रहा है। डिफरेंस नहीं है, चेक करवाया ही नहीं, मना कर रहा है। तो सर ये जो लिमिटेशन लगा रहा है आपके स्कोप पे, ये आपकी सर लिमिटेशन तो है, बट अगेन ये क्या है सर? ये मटेरियल नहीं है। क्या नहीं है सर? ये मटेरियल लिमिटेशन नहीं है, ऐसी लिमिटेशन नहीं है जिसके बेस पे आप ये बोलो कि यार ये चेक नहीं करेंगे तो यूजर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो डिसीजन लेंगे वो चेंज हो जाएंगे। नहीं फर्क पड़ता सर, 10,000 रुपए का अमाउंट है, इमटेरियल है, और हमने मेटेरियलिटी के अमाउंट कितना निकाला था आपको याद होगा ना, 20 लाख रुपीज। तो ये वैसे भी सर इमटेरियल है, तो हम ओपिनियन कौन सा देंगे? क्लीन। पहला केस क्या था? जहां पे आपको आपके ऊपर कोई लिमिटेशन लगाई ही नहीं, तो आपको जब लिमिटेशन लगाई ही नहीं तो हम लोग तो ओपिनियन क्लीन ही देंगे अगर हमें कोई मिस स्टेटमेंट भी नहीं मिली तो। लेकिन सर अगर हमें सेकंड केस में लिमिटेशन लगाई बट मटेरियल लिमिटेशन नहीं है तो हम लोग क्लीन ओपिनियन देते हैं। थर्ड केस देखो आप, थर्ड केस यार थर्ड केस सर आपके ऊपर है ना ऑडिट करते टाइम लिमिटेशन लगा दी, और वो लिमिटेशन कैसी थी सर? प्लस मटेरियल भी थी, लिमिटेशन भी है और मटेरियल भी है। सर एग्जांपल दो पहले। हाँ ये देखो, आपको मैंने बताया था ये वाला एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग वाला। क्लाइंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बोल लो 10 करोड़ रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आपको चेक करना है, आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट मांगा, क्लाइंट बोल रहा है नहीं दे रहे वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपने बोला हमें इसकी टाइटल डीड दिखा दो, आप ये दिखा दो कि मतलब हमें प्रूव कर दो कि ये आपके नाम पे ही है। हम चेक करेंगे ना कि वो राइट्स क्लाइंट के नाम पे वो लैंड एंड बिल्डिंग है नहीं है, ऐसे तो नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग को टच करेंगे और देखेंगे, नहीं वो नाम पे है नहीं है, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए टाइटल डीड्स होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि ये कंपनी के नाम पे है लैंड एंड बिल्डिंग या ये फिक्स एसेट, ठीक है। तो वो मना कर रहा है, सर हम नहीं दे रहे, मतलब आपको ना वैल्यूएशन दे रहा है ना उसका टाइटल डीड चेक करने दे रहा है, तो आप कैसे बोलोगे ये 10 करोड़ रुपए का जो अमाउंट आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग का ये सही है? मतलब जो रिपोर्ट किया हुआ है वो सही रिपोर्ट किया हुआ है, एक्चुअल में जो होना चाहिए था उससे डिफरेंस नहीं है इसके साथ, कैसे बोलोगे? बिकॉज चेक तो कर ही नहीं पाए, तो मतलब चेक नहीं कर पाए, मतलब जब चेक खुद नहीं कर पाए आप आपके प्रोसीजर की वजह से या सर्कमस्टांस की वजह से, या मैनेजमेंट चेक नहीं करने दे रहा, तो यहां पे मैनेजमेंट चेक नहीं करने दे रहा, मैनेजमेंट मना कर रहा है, तो आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहा है। लिमिटेशन है ये? हाँ सर। क्या ये मटेरियल लिमिटेशन है? क्या कितने करोड़ का अमाउंट आपको चेक नहीं करने दे रहा? कितने रुपए का? सर 10 करोड़ का। हमारा मेटेरियलिटी का अमाउंट कितना था सर? 20 लाख रुपीज। तो मेटेरियल है हाँ सर, लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं वो सब आपको चेक करवाई, आपको डेटर्स कंफर्मेशन दिया, बैंक कंफर्मेशन दिया, क्रेडिटर कंफर्मेशन दिया, इस लैंड एंड बिल्डिंग छोड़ के जितने और लैंड एंड बिल्डिंग थे कंपनी के नाम पे वो सब चेक करवाया, उनका वैल्यूएशन रिपोर्ट, उनका टाइटल डीड, ठीक है, बाकी सब कुछ आपको चेक करने दिया और डॉक्यूमेंट दिया आपने जो मांगे। बस इस एक लैंड एंड बिल्डिंग का आपको डॉक्यूमेंटेशन कोई प्रोवाइड नहीं किया जिससे आप ये एविडेंस लेट कर पाओ कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये सही रिपोर्ट की हुई है। तो आपको एविडेंस मिला ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे? मैंने क्या बोला, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते तो एविडेंस मिलता। ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करते? वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करते, टाइटल डीड चेक करते, पढ़ते उसको, तो वो कर ही नहीं पाए प्रोसीजर, तो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो आप ओपिनियन नहीं दे पाओगे इस आइटम के ऊपर। बाकी सब कुछ आपने चेक कर लिया, तो सर लिमिटेशन है ना? हाँ। मटेरियल लिमिटेशन है? हाँ। तो इस केस में सर अगेन आप क्लीन ओपिनियन नहीं दोगे, बिकॉज आप एक मटेरियल लिमिटेशन आपके ऊपर लग गई थी, तो यहां पे जो आप ओपिनियन दोगे उसको हम लोग अगेन फिर से बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन,
कि सर अगर क्लाइंट आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा देता है, और सर लिमिटेशन कैसा है, ऐसा लिमिटेशन है जो कुछ जगह पे है, अगेन वही वाली बात जैसे मिस स्टेटमेंट में थी कि 10-20% पे लिमिटेशन लगाया है आपके चेक करने पे, ऑडिट करने पे, बाकी सब कुछ आपने चेक किया है, तो उस केस में आप क्लीन ओपिनियन नहीं दोगे, आप कौन सा ओपिनियन दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। सर लास्ट केस, फोर्थ केस कौन सा है हमारा, फोर्थ केस सर ये वाला है सबसे मजेदार वाला केस। सर क्लाइंट ने मटेरियल लिमिटेशन तो लगाई, मतलब आपको चेक नहीं करने दिया, जो अमाउंट मटेरियल थी, जो बैलेंसेस मटेरियल थे, ठीक है, प्लस अगेन वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूं हर जगह पर ऑलमोस्ट, तो अब तो आपको वर्ड पता ही है, इसको आप काट करके वो भी वर्ड यूज कर सकते हो। एक काम करो, यहां पे आप वही वर्ड यूज कर लो, ये काट ही दो, कौन सा सर, परवेसिव, परवेसिव कि हर जगह लिमिटेशन लगाई है। फॉर एग्जांपल दो सर, जैसे आपको क्लाइंट ने ये लैंड बिल्डिंग तो चेक करवाई नहीं, पहला तो ये केस हो गया, दूसरा आपने बोला डेटर्स से कंफर्मेशन मंगवा दो, हम देखना चाहते हैं कि आपने जो बैलेंसेस दिखाए हैं डेटर्स के, क्या एक्चुअल में उतने ही बैलेंसेस हैं उनके पास, क्या उनको उतने ही पैसे देने जितने आप दिखा रहे हो। उन्होंने बोला नहीं मंगवा कर, नहीं एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवा कर दे रहे हम लोग, आप ऐसे चेक कर लो, करना है तो हमें नहीं पता। आपने बोला क्रेडिटर से मंगवा दो, आपने दिखाया है इतना पैसा आपको देना है, तो ये कंफर्मेशन हमें चाहिए कि क्रेडिटर्स को आपसे इतना ही पैसा लेना है या ज्यादा लेना है। वो बोले नहीं मिलेगी कंफर्मेशन। आपने बोला बैंक बैलेंसेस का कंफर्मेशन मंगवा दो बैंक से, कि आपने जो बैंक बैलेंस रिपोर्ट किए हैं, क्या बैंक से बता रहे हैं कि उतना ही बैलेंस है आपका, उनके पास नहीं बोल रहे हैं, नहीं वगैरह, नहीं मिलेगी सर कंफर्मेशन, कोई नहीं मिलेगी। आपने बोला चलो ठीक है, हमें फिजिकल कैश चेक करवा दो, कि कैश जितना आपने दिखाया है वो चेक कर लेते हैं। बोल रहे हैं सॉरी सर, मतलब आप जो भी आइटम बोलो चेक करने के लिए, वो बोल रहे हैं सर हमें नहीं पता, हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकते, कोई रिकॉर्ड्स हम लोग आपको नहीं दे रहे हैं चेक करने के लिए। तो सर एज ए ऑडिटर आप कुछ बोल पाओगे क्या, कुछ बोल पाने का कुछ ओपिनियन दे पाओगे क्या, कैसे दें, हमें तो सर कोई एविडेंस ही नहीं मिला ना, हमें कोई सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, बिकॉज हम लोग कोई ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर पाए, हम काम ही नहीं कर पाए, हमारे स्कोप पे इतना जबरदस्त लिमिटेशन लगा दिया क्लाइंट ने कि हम लोग काम ही नहीं कर पाए। तो उस केस में हम लोग जो ओपिनियन देते हैं ना दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्लेमर। और ये सबसे गंदे वाला ओपिनियन होता है सर, डिस्क्लेमर ओपिनियन, कि सर क्लाइंट इतना गया गुजरा है कि उसने सर कुछ भी चेक नहीं करने दिया, कुछ भी चेक नहीं करवाया। डिस्क्लेमर मतलब ऑडिटर बोल रहा है आई एम डिस्क्लेमिंग माई ओपिनियन, मतलब आई एम डिस्क्लेमिंग माई सेल्फ फ्रॉम गिविंग एन ओपिनियन, कि मैं ओपिनियन देने से ही पीछे हट रहा हूं, मैं कैसे ओपिनियन दूं, बिकॉज मैंने जब कुछ चेक ही नहीं किया, अपना कोई प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं करने दिया तुम लोगों ने मुझे, तो मैं कैसे एविडेंस कलेक्ट करता हूं, और एविडेंस के बिना मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूं, मन से तो ओपिनियन दे नहीं सकता हूं। तो उस सिचुएशन को जब ऐसा ओपिनियन ऑडिटर लिख के देता है ऐसा रिपोर्ट में, उसको हम बोलते हैं डिस्क्लेमर दिया, उसने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है। सबसे गंदे वाला सिचुएशन यही है। एडवर्स ओपिनियन में एटलीस्ट क्लाइंट ने चेक तो करवाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिया तो था, या तो ये भी नहीं पता कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए भी हैं नहीं बनाए, क्या सिचुएशन है कुछ नहीं पता। ठीक है सर, तो ये आपके सर डिफरेंट टाइप के ओपिनियन होते हैं, मैंने आपको बताया। क्लीन ओपिनियन जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करें, ना ही आपके स्कोप पे कोई मटेरियल लिमिटेशन है, आप ध्यान से सुनना, ना ही आपके स्कोप पे कोई मटेरियल लिमिटेशन है, ना ही आपको कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिले हैं, तब आप जाकर के जो ओपिनियन देते हो वो क्लीन ओपिनियन देते हो। कौन सा ओपिनियन देते हो? क्लीन ओपिनियन। सेकंड, जब आपको या तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिले थोड़ी बहुत जगह पे, या आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगाए जो मटेरियल हो थोड़ी बहुत जगह पे, तो आप जो ओपिनियन देते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। कौन सा सर? क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन जब आपको बहुत जगह पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले हो, या बहुत जगह पे क्लाइंट ने आपके स्कोप पे मटेरियल लिमिटेशन लगाया हो, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पहले वाले केस में क्या बोलेंगे? एडवर्स ओपिनियन। जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले हो बहुत जगह पे, परवेसिव एक वर्ड यूज होता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट और परवेसिव। और देखो यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस परवेसिव की बहुत जगह पे है, तो एडवर्स ओपिनियन। और जहां पे आपके स्कोप पे लिमिटेशन है, कौन सी? मटेरियल लिमिटेशन है, प्लस
वो बहुत जगह पे लगा है, तो आप ओपिनियन कौन सा देते हो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आप एग्जांपल ध्यान रखना, सर मटेरियल का मतलब क्यों, मटेरियल वर्ड का इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे दोनों जगह? बिकॉज आप एग्जांपल याद रखना, इतना बड़ा बैलेंस शीट है सर, हर एक आइटम, हर एक छोटे से छोटा अमाउंट मटेरियल नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल लिया था 10,000 रुपए का एक्सपेंस, पहला केस क्या था, 1,000 रुपए रिपोर्ट होना चाहिए था, 10,000 रुपए रिपोर्ट हो गया, तो 9,000 का जो गैप है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनके डिसीजन को इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। दूसरा केस क्या था, 10,000 रुपए का एक्सपेंस है, क्लाइंट आपको उसका इनवॉइस नहीं दे रहा है, आप चेक नहीं कर पा रहे हो उसको कि वो सही है या नहीं है, लिमिटेशन, बट मटेरियल नहीं है। तो ये एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ फिर से एक बार रिवाइज करता हूं कि क्या 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 ओपिनियन होता है। क्लीन ओपिनियन, जब सर सब कुछ सही हो, ना ही कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ना ही कोई मटेरियल लिमिटेशन लगा हो। जब या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले हो आपको थोड़ी जगह पे, या मटेरियल लिमिटेशन लगे हो कुछ जगह पे, तो हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। जब बहुत सारी जगह पे हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले हो, एडवर्स ओपिनियन। बहुत सारी जगह पे हमें मटेरियल लिमिटेशन लगा हो, हमारे स्कोप के ऊपर काम ही नहीं करने दिया, तो हम लोग जो ओपिनियन देंगे वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। क्लियर हो गया? जब ऑडिटर को किसी नोट्स को अकाउंट्स के ऊपर यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना हो, तो हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। जब हमें कुछ और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो अपनी तरफ से एज अ ऑडिटर, तो हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ। तो सर डिफरेंट टाइप के ओपिनियन होते हैं, जो आपको मैं ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू दिखाता हूं। बहुत सारी ऑडिट रिपोर्ट जो हमने प्रैक्टिकली निकाल के रखी है आप लोगों के लिए। उससे पहले एक ये शानदार सा जानदार सा चार्ट, जिसमें आपको फ्लो चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, हो सकता है गलत हो, बट मतलब जो बताना चाहे वो ठीक है। ये जो बॉक्सेस बनते हैं, ये डायमंड शेप बनती है, मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे क्या होना चाहिए कहां पे, बट आप समझना इसको मेरे साथ। मिस स्टेटमेंट, पहला केस क्या है? मिस स्टेटमेंट। कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ओपिनियन कौन सा दोगे? सर क्लीन ओपिनियन देंगे। ठीक है, ओपिनियन कौन सा देंगे? सर क्लीन ओपिनियन देंगे। मिस स्टेटमेंट है तो चेक करेंगे, ओपिनियन नहीं दे रहे अभी, पहले चेक करेंगे क्या सर वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है? नहीं सर मटेरियल नहीं है, क्लीन ओपिनियन। फिर सर हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो फिर से ओपिनियन नहीं देंगे, पहले चेक करेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या सर, वो हर जगह पे है, परवेसिव मतलब हर जगह पे है? नहीं सर हर जगह पे नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। सर हाँ हर जगह पे है, तो फिर कुछ चेक नहीं करना। जब मिसस्टेटमेंट भी है, मटेरियल भी है और हर जगह पे है, तो एडवर्स ओपिनियन। तो कहने का मतलब आप डायग्राम समझ गए हो ना? मिसस्टेटमेंट नहीं, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्लीन ओपिनियन। ठीक है, मिसस्टेटमेंट है बट चेक करेंगे, मटेरियल है नहीं, क्लीन ओपिनियन। हाँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या वो हर जगह पे है? नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ हर जगह पे है, एडवर्स ओपिनियन। सेम इसके साथ जाएगा डिस्क्लेमर के साथ कि लिमिटेशन है कोई? नहीं, क्लीन ओपिनियन। लिमिटेशन है क्या मटेरियल है? नहीं सर, तो क्लीन ओपिनियन। लिमिटेशन जो मटेरियल है क्या वो हर जगह पे है? नहीं सर, क्वालिफाइड ओपिनियन। जो लिमिटेशन है वो मटेरियल है और हर जगह पे है, सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो कहने का मतलब आपको इन दो चार्ट से आप देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हो जाएगा इजीली। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करते हैं, मैंने आपको मिसस्टेटमेंट का मतलब समझाया, मैं आपको दिखाता हूं एक टेबल जो आप देखना आपके कोर्स में है। ये स्टैंडर्ड की बुक है मेरी, ठीक है, जो आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, फुल्ली मतलब कलरफुल बुक है, और इसका रेफरेंस भी मैं नीचे नोट्स में डाल दूंगा जहां जहां रिक्वायर्ड होगा। आप देखोगे ऐसे 705, मैंने आपको बताया था ना कि 705 किसका, 705 जो ऐसे है, आई थिंक इसका हेडिंग यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए। आप ये देखो, ये टेबल देखो, ये टेबल जो मैंने आपको समझाया है वही बोल रहा है कि आपका जो मैटर है वो कैसा है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है क्या, बस इतना देख करके छोड़ दे? नहीं सर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, पहला केस मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अब ये देखिए क्या वो हर जगह पे है? अगर तो हर जगह पे नहीं है, नोट मटेरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन। मटेरियल बट परवेसिव, मटेरियल एंड परवेसिव, सॉरी एडवर्स ओपिनियन। अब सर दूसरा क्या है? इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मैंने आपको बताया ना, जब आप एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए, मतलब आपके स्कोप के ऊपर जब लिमिटेशन लग गई है, लिमिटेशन आप लिख सकते हो, तो क्वालिफाइड। अगर वो हर जगह पे लिमिटेशन नहीं है, मटेरियल है बट हर जगह पे नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। और हर जगह पे ही लिमिटेशन है, तो डिस्क्लेमर। तो जब हम लोग ये स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये वाली टेबल आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी होगी बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। उस टाइम पे मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा कि उसका मतलब क्या था। ठीक है, अब मेरे साथ मैं आपको सब टाइप की रिपोर्ट मेरे पास है, क्लीन ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, सब चीज हम लोग देखते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल दिखाने का स्टार्ट हो गया यहां तक। अगर आपको मतलब यहीं तक सुनना है वीडियो, तो यहां पे आपका ये वाला वीडियो खत्म होता है कॉन्सेप्ट का। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिकल एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डिफरेंट सिचुएशन में अपना कैसे डिफरेंट ओपिनियन देता है। आप देखो
ये सर जो रिपोर्ट है ना, ये आपकी क्लीन ओपिनियन के ऊपर है कि क्लीन ओपिनियन, क्योंकि कहीं पे लिखा नहीं होगा आपको क्लीन ओपिनियन, कहीं पे लिखा नहीं होगा जहां पे, क्योंकि मैं आपको ये फॉर्मेट जब सिखाऊंगा ऐसे 700 की सीरीज में, तो मैं आपको बताऊंगा ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग होती है, बट कहीं पे भी आपको ओपिनियन के साथ में क्वालिफाइड ओपिनियन में आपको क्वालिफाइड वर्ड लिखा मिलेगा, एडवर्स के साथ में आपको एडवर्स वर्ड लिखा मिलेगा, डिस्क्लेमर के साथ में आपको डिस्क्लेमर लिखा मिलेगा, लेकिन जो क्लीन ओपिनियन होगा ना, वहां पे आपको ओपिनियन पैराग्राफ, आप देखो ओपिनियन के साथ आपको कोई वर्ड लिखा नहीं मिलेगा, ओपिनियन लिखा मिलेगा खाली, ठीक है। तो ये क्लीन ओपिनियन है। और आप ये देखोगे किसकी रिपोर्ट है सर, ये नाम दिखाओगे कंपनी का, ये देखो कंपनी का नाम देखो कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्री, अभी 31 मार्च 20 की है ये अभी, ठीक है, इसी साल की। तो आप ओपिनियन पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ना, जो मैंने आपको बताया है क्या वही है क्या? सर पढ़ने का मजा तभी तो आता है जब हम लोग ये जो नॉलेज है ना, इसको प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे, ठीक है। पैसे कमाना तो है ही, हम लोग जब इस नॉलेज को प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ना कि रट्टा मार के देखेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा कुछ और अप्लाई कुछ और हो रहा है, नहीं, जो हमने पढ़ा है वही अप्लाई हो रहा है। और कैसे हो रहा है ये देखो सर, यहां से पढ़ो मेरे साथ। In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, the aforesaid financial statement give the information required by the Companies Act। जो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कंपनी एक्ट के हिसाब से, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन द मैनर सो रिक्वायर्ड एंड, ये वाली लाइन पढ़ो ना, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या सर? ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो यहां पे जो एप्लीकेबल एफआरएफ हो गया वो कंपनीज एक्ट हो गया एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। यहां पे जो एफआरएफ हो गया, मैं आपको समझा रहा हूं, मेन जो हमारा फोकस था वो इस लाइन पे था कि जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। दैट मींस इसका मतलब है ये क्लीन ओपिनियन दिया है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है रिलायंस के ऑडिटर्स ने, ठीक है सर। किसका? आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे दिया हुआ है सब कुछ, प्रॉफिट का, ठीक है, कैश फ्लो का, चेंजेस इन इक्विटी का। तो आप देखोगे ये बैलेंस शीट, मैं आपको बैलेंस शीट सॉरी ये ऑडिट रिपोर्ट ही दिखा रहा हूं, ये आप नीचे जाओगे तो साइन है, कहीं आप ये सोचोगे सर आप क्या दिखा रहे हो, देखो साइन की हुई है, ऑडिटर ने डेट भी डाला हुआ, किस डेट की साइन है, समझ में आया? ये थी हमारी सर क्लीन रिपोर्ट, क्लीन ओपिनियन जहां पे था, जहां पे अनमोडिफाइड ओपिनियन था। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वालिफाइड ओपिनियन, आपको हेडिंग ही दिख गई होगी आई थिंक, क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा हुआ है, क्वालिफाइड पहले ही वर्ड। क्वालिफाइड का मतलब क्या था कि सर मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है बट कुछ जगह पे है, ठीक है। तो यहां पे वो कुछ जगह को जो बोलते हैं ना, जो वर्ड यूज करते हैं रिपोर्ट में, कुछ जगह पे, दैट इज एक्सेप्ट दीज मैटर्स, इन मैटर को छोड़ करके बाकी सब कुछ आपको जो शो कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है। कैसे? देखो लाइन पढ़ना साथ साथ में, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन दिस यहां से, एक्सेप्ट फॉर द अफेक्ट पॉसिबल अफेक्ट इफ एनी ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ऑफ आवर रिपोर्ट, इतने को अगर आप छोड़ दो, अगर आप इसको पढ़ो ही ना, गिव टू अस द अफोरसेड, आगे वही लिख रहा है लाइन, क्या लिख रहा है? गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब इतने को छोड़ करके, जो हमने नीचे मैटर्स दिए हैं उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो इतने को जो छोड़ा है ना, वो कुछ मैटर्स, मतलब मैंने आपको बताया ना मेटेरियल मिसस्टेटमेंट कुछ जगह पे, तो सर वो जो मैटर्स है वो यहां दिए हुए हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में ये मैटर्स दिए हुए हैं, ये वाले आपके सारे, कि किन किन मैटर्स की वजह से इन्होंने रिजर्वेशन रखा है, एक रिमार्क रखा है, अपना क्वालिफिकेशन रखी है कि इन मैटर्स के अलावा सब कुछ सही है, ठीक है। दूसरा एडवर्स ओपिनियन, ये सर देखो एडवर्स ओपिनियन, सर ये ऑडिट रिपोर्ट है ना, सारी आपके लिए ही है एडवर्स ओपिनियन। सर आप बोलोगे ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हमें चेंज मिल रहा है, कहीं पे ऊपर ओपिनियन है, कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर है। ऐसा मैं आप इसलिए है बिकॉज एक टाइम पीरियड पहले ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता था कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ होता था ऑडिटर का, मैनेजमेंट का, फिर ओपिनियन पैराग्राफ होता था। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर पहले ओपिनियन पैराग्राफ है, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैराग्राफ है। तो फॉर्मेट चेंज हो गया है, कंटेंट वैसे प्रेजेंट करने का तरीका जो है, मतलब क्या कंटेंट ऐड होगा, ओपिनियन का टाइप वही है, एडवर्स ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है, आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन, नाम वही है ओपिनियन का, बस ऊपर नीचे शफल कर दिया है और कुछ कंटेंट ऐड हो गया है आपके नए ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के अंदर। वो हम बात करेंगे सारी ऐसे 700 के अंदर। अभी ओपिनियन के लिए आप देखो एडवर्स ओपिनियन में क्या बोलता है, मैंने आपको क्या बताया था एडवर्स ओपिनियन में, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल लिमिटेशन है, और बहुत जगह पे है। आप देखो यहां पे क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यहां पे लिमिटेशन की बात नहीं कर रहा, ये मिसस्टेटमेंट की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहे हैं सर, हमने जो ऑडिट किया, बिकॉज यहां से पढ़ना आप, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन द बेसिस, नीचे जो हमने बेसिस दिए हैं, रीजन दिए हैं, मैटर्स दिए हैं, जिनके बेस पे द अफोरसेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूं, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डू नॉट गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट इन मैनर सो प्रोवाइडेड एंड डू नॉट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू।
कहाँ से सर? आप देखो तो सही यार, कितना मतलब शानदार चीज है, पढ़ने के बाद जो देखने का मजा है एग्जैक्टली की वही लिखा है। डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, कि ट्रू एंड फेयर व्यू भाई नहीं दे रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा है, वही ये बोलना चाह रहा है। तो कहने का मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मैटर्स नहीं दे रहे हैं, कुछ मैटर्स को छोड़ करके बाकी सब कुछ दे रहे हैं, नहीं, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपके ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। मतलब हम जो ओपिनियन दे रहे हैं वो एडवर्स ओपिनियन है। हेडिंग भी क्या थी? एडवर्स ओपिनियन। और वो कौन से मैटर्स हैं? ये सारे मैटर्स यहां नीचे डिफाइन किए हुए हैं, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। रीजन देना पड़ता है आपको, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, आप रीजन दो नीचे। तो बेसिस का जो पैराग्राफ होता है मतलब रीजंस, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, तो मतलब आपके एविडेंस के बेस पे वैसा बोलो, तो एविडेंस को आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमें ये मैटर्स मिले जिनके बेस पे हम ऐसा ओपिनियन दे रहे हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो दो मैंने आपको बात की थी। नहीं, अभी एक रह गया ना, डिस्क्लेमर रह गया। देखो डिस्क्लेमर, ये तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस है जहां पे आपको डिस्क्लेमर देखने को मिलता है। अरे यार, अगर ऑडिट आपको करवाना ही नहीं था क्लाइंट, और डिस्क्लेमर का मतलब कि हम ऑडिट कर ही नहीं पाए, तो जब क्लाइंट ऑडिटर तेरे को करवाना ही नहीं था ऑडिटर से ऑडिट, तो उसको अपॉइंट ही क्यों किया पहले केस में? बट फिर भी अगर किया है और अगर काम नहीं कर पाए और वो मटेरियल जगह पे लिमिटेशंस लगी हुई हैं बहुत सारी जगह पे, तो आप जो ओपिनियन दोगे कौन सा दोगे? डिस्क्लेमर। ये देखो, बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन बेसिस हमने क्या, वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस, कि हम लोग क्या नहीं कर पाए? ऑब्टेन नहीं कर पाए। नॉट एबल टू, हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाए क्या? एविडेंस। नॉट एबल टू ऑब्टेन, यही तो था सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि हम लोग काम ही नहीं कर पाए। हमने नीचे मैटर दिए हुए हैं, उन मैटर्स की वजह से हम लोग ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए जिसके बेस पे हम ओपिनियन दे पाते। ओपिनियन तो तब देंगे ना जब काम करेंगे, एविडेंस मिलेंगे। एविडेंस ही नहीं मिले भाई तो ओपिनियन कैसा? तो ऐसे ही लैंग्वेज आपको ऑडिट रिपोर्ट में दिखती है, दैट मींस वो डिस्क्लेमर है। और ये बेसिस दिया हुआ डिस्क्लेमर, आप देखो ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस दिया हुआ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का। ठीक है सर, और आपको दिख रहा है ना, फर्म का नाम देख रहे हो एक बार, डेलोइट हस्किन एंड सेल्स, सर वन ऑफ द बिग 4 फर्म है। ये ऐसा लिख रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दे, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है। मैं आपको ये भी दिखाना चाह रहा हूं यहां पे कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, खाली किताबों में लिखा हुआ नहीं है। ऑडिट खाली किताब नहीं है, ऑडिट रियल वर्ल्ड है आपका। जब आप सीए बनोगे या जब आर्टिकलशिप में जाओगे, आप देखोगे एक एक चीज अप्लाई हो रही है। डिपेंड्स कि आप क्या अप्लाई करना चाह रहे हो उस चीज को, क्या उस सिचुएशन में वो चीज बैठ रही है। आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल जो सिचुएशन है वो होती है बड़ी कंपनीज की जब आप बात करोगे, लिस्टेड कंपनीज की जब आप बात करोगे, तो ऑडिट में जो आपका लिखा हुआ है ना, जो बुक है आपकी, चाहे इंटर पे हो चाहे फाइनल पे हो, वो 100% अप्लाई होता है आपका। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, ये रहा ना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये रहा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। हम ये वाले हमने, ये हमारा ओपिनियन है, ये ओपिनियन पैराग्राफ हो गया। पहले मतलब फॉर्मेट दूसरा था, तो यहां पे क्या लिखा है पढ़ना, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हमें ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, हमें एविडेंस नहीं मिले, दैट मींस डिस्क्लेमर। आया ना मजा? सर अगर मजा आया हो ना आपको इस क्लास के अंदर, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आता है सर ऐसे पढ़ाने में और प्रैक्टिकल देखने में, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका आनंद आ जाए। और ऑल्सो कमेंट भी कर देना, बताना कि क्या हम लोग और कुछ इंप्रूव कर सकते थे, आपको कैसा लगा, कि आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज मिला कुछ, आप मुझे बताना। क्या वैल्यू एडिशन हुआ आपका इस वीडियो से, आप जरूर बताना मुझे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो रह गई, ये लास्ट चीज है जस्ट ये क्या सर, एम्फेसिस ऑफ मैटर। मैंने आपको बताया था ना कि जब ऑडिटर को यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी नोट्स टू अकाउंट पे स्पेसिफिकली, तो ये पैराग्राफ ऐड करता है। क्या लिखा हुआ देखना, वी ड्रॉ अटेंशन टू द नोट, हम लोग अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। ये रिपोर्ट कौन पढ़ रहा है? और यूजर पढ़ रहा है, तो यूजर को बोला जा रहा है कि हम लोग, हे यूजर, आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं इस नोट्स पे। ठीक है, वो नोट को पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज लिखी मिलेगी, अवर ओपिनियन इज नॉट क्वालिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इस मैटर के रिस्पेक्ट में आप ये मत समझना कि हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड है, कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये नोट्स अकाउंट्स में जो ये नोट दिया हुआ है ये रिपोर्ट गलत किया हुआ, नहीं, हम लोग खाली आपका अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं जहां पे आपको देखने की जरूरत है। हो सकता था कि ये पॉइंट आपसे स्किप हो जाता जो आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, बट हम चाहते हैं कि आप इसको स्पेसिफिकली देखो इस पॉइंट को। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैटर दिए हुए हैं, आप देखोगे ना कितने सारे मैटर दिए हुए हैं। अब एक और पैराग्राफ जो मैंने आपसे बात की थी, अदर मैटर। देखो अदर मैटर, कंपनी के इन्होंने कुछ बोला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। कंपनी ने गिवन लोन दिए 4 पार्टीज को अर्लियर पहले के सालों में। ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इतनी थी, ठीक है, जो कि कंप्लायंस में नहीं है। मतलब अदर मैटर में आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, दैट इज योर जजमेंट, ऑडिटर की जजमेंट है।
ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, होल्डिंग कंपनी का ऑडिट हमने किया है, सब्सिडरीज कंपनीज का ऑडिट हमने नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन भी आप अदर मैटर में डाल करके दे सकते हो एज ऑडिटर। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ऑडिट रिपोर्ट में ये सारे टाइप के ओपिनियन होते हैं, ये सारे टाइप के पैराग्राफ होते हैं। ठीक है सर। अब मैंने आपको जो पहले बताया था एक चीज कि क्लास खत्म होने से पहले लास्ट में मैं आपके साथ एक डेफिनेशन कवर करूंगा, और वो डेफिनेशन ऐसी होगी, ये देखो मैं आपके साथ एक डेफिनेशन दिखाता हूं आपको, जो अगर आपको अब कोई दिक्कत आए तो इस डेफिनेशन में मेरे को बताना। पढ़े एक बार? हाँ जी सर। ऑडिट का डेफिनेशन आपके चैप्टर 1 में दिया हुआ है। ऑडिट का डेफिनेशन क्या बोलता है सर? ऑडिट आप बुक पे देखते हैं ना, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर इंडिपेंडेंट का वर्ड आपको समझाया था ना पूरा, 2 कॉन्सेप्ट की क्लासेस डली हुई हैं, 2 वीडियोस डली हुई हैं, पूरे इंडिपेंडेंस को समझाया हुआ है, क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंस का, कितने टाइप का इंडिपेंडेंस होता है, कहां का इंडिपेंडेंस का यूज होता है, सब कुछ दिया हुआ है इंडिपेंडेंस के बारे में। तो सर डेफिनेशन ही ये बोल रही है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग, स्क्रूटनी, ठीक है, आपका एनालिसिस, ठीक है, वेरिफिकेशन, वाउचिंग, एग्जामिनेशन, मतलब प्रोसीजर लगाना। प्रोसीजर हमको रहता है अभी सीखना, वो हम लोग अभी सीख लेंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनका। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करते ना, बैलेंस शीट जैसे बनी है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे बनी है, ठीक है, जनरल एंट्रीज, जो लेजर्स हैं वो सारे आप चेक करते हो, इनवॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सारे चेक करते हो आप, एग्रीमेंट्स, वो सब चेक करते हो। ठीक है, तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। किसका सर? किसी भी एंटिटी का, ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, irrespective of its size और लीगल फॉर्म। उसका साइज कुछ भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो। when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon। ओपिनियन का मतलब समझाया ना आपको, और पहले सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या समझा था हमने? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन देना। तो ऑडिट की डेफिनेशन में ही सही तो वो निकला है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना, एक्सप्रेस करना एन ओपिनियन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने चेक किए हैं, जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए हैं उसके ऊपर। ठीक है सर। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देखो, इसमें अब आपको जो समझाना रह गया है वो मेरे को ये रह गया है, सर इसका मतलब क्या है? लाइन का मतलब नहीं समझ में आया। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। सर इसका मतलब क्या होता है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट का मतलब है, अगर एक एंटिटी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आपने ऑडिट किया, अब आप दूसरी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जिसमें लॉसेस आ रहे हैं, तो आप ये बोलोगे क्या एज ऑडिटर, यार इसमें तो वैसे ही लॉस है, इसका क्या ऑडिट करना? ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू खत्म। या लॉस है, बेकार है कंपनी, एडवर्स ओपिनियन। नहीं, जैसे आप एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का ऑडिट करते हो, वैसे ही आप एक लॉस मेकिंग एंटिटी का ऑडिट करेंगे, या वैसे ही एक ऐसी एंटिटी का ऑडिट करेंगे जो सोशल पर्पस के लिए बनी है, जैसे ट्रस्ट होते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं होता, तो उन कंपनीज का या उन एंटिटीज का ऑडिट भी आप वैसे ही करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। मतलब ऑडिट करने के ऊपर आपका प्रॉफिट का बेस नहीं होगा, प्रॉफिट हो या ना हो, ऑडिट आप वैसे ही करेंगे। वही स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वही लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, वही प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, जो एक आप प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का ऑडिट कर रहे थे, और वैसे ही अगर आप लॉस मेकिंग एंटिटी का ऑडिट करते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, मतलब सर अगर स्मॉल कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो या मीडियम स्केल कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी एंटिटी हो, एंटिटी वर्ड यूज करता हूं, कंपनी वर्ड यूज नहीं करता हूं, कैसी भी एंटिटी हो, आप उसका ऑडिट वैसे ही करेंगे जैसे दूसरे करते हैं। मान लो अगर आप रिलायंस का ऑडिट करें, रिलायंस की कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, तो अगर कोई छोटी कंपनी है, बिल्कुल बहुत छोटी कंपनी है, उसका भी आप वैसे ही ऑडिट करेंगे जैसे आप रिलायंस का कर रहे थे। मतलब आपके ऊपर वो स्टैंडर्ड्स, वो रिक्वायरमेंट सारी सेम लगेंगी, ठीक है, आपके प्रोसीजर्स वही रहेंगे। तो ऑडिट करने का तरीका साइज ऑफ एंटिटी के बेस पे चेंज नहीं होगा। हाँ, सैंपल करना, टाइम पीरियड, फीस, आपके बाकी चीजें, फैक्टर्स और चेंज हो सकते हैं, बट ऑडिट का मतलब वही रहेगा। कहने का मतलब ऑडिट वही रहेगा, ऑडिट चेंज नहीं होगा। और लीगल फॉर्म का मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म मतलब कंपनी हो, इंडिविजुअल फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, ट्रस्ट हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कुछ भी हो, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, हमारे ऑडिट का मतलब यही रहेगा हर जगह। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ऑडिट एक ऐसा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जो कोई भी एंटिटी हो, चाहे प्रॉफिट कमा रही हो ना कमा रही हो, छोटी हो बड़ी हो कैसे भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कैसे भी हो, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कुछ भी हो, हमारे ऑडिट करने का मतलब वही रहेगा। और क्यों करते हैं? ताकि हम लोग वो एग्जामिनेशन करके क्या कर पाए? एक ओपिनियन दे पाए। क्या कर पाए? एक ओपिनियन दे पाए। जो मैंने आपको समझाया ओपिनियन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू।
तो एक बार फिर से डेफिनेशन करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. एक बार फिर से बोलेंगे, an audit is an independent examination of financial information of an entity, any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. सही है सर? तो हमें सर ऑडिट का डेफिनेशन समझ में आ गया, याद हो गया। आपने इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब बता दिया, आपने ओपिनियन वर्ड का मतलब बता दिया, आपने बताया ऑब्जेक्टिव है हमारा ओपिनियन देना, ठीक है। तो और ऑडिट क्यों करते हैं, वो पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि वाई ऑडिट। तो अब आपको ये डेफिनेशन बहुत इजी पड़ा होगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो इंप्लीकेशन डेफिनेशन का आप देखोगे ना, ये रहा, मैंने यहां पे एक्सप्लेन जो आपको बताया है वो नीचे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, वो समझाया हुआ है। ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ऑडिटर को क्या करना है, कंप्लीटली अनबायस होना है। मैंने समझाया था ना इंडिपेंडेंट क्यों, अनबायस क्यों जरूरी है। उसके बाद सर ये देखो, रिक्वायरमेंट हर एक एंटिटी के केस में लगती है, चाहे प्रॉफिट हो, कमर्शियल हो, एनजीओ हो, बिजनेस साइज कुछ भी हो, स्मॉल लार्ज, ठीक है, लीगल फॉर्म कुछ भी हो, प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का और प्रेजेंट करने का काम किसका है सर, मैनेजमेंट का है। और मैनेजमेंट का है, और ऑडिटर का काम क्या है सर, ओपिनियन देना किसके ऊपर, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब समझाया था ना एक कॉन्सेप्ट के अंदर, शायद थर्ड कॉन्सेप्ट था या सेकंड कॉन्सेप्ट था। ट्रू एंड फेयर व्यू कब होगा, जब तीन चीजें होंगी। एक बार बोलोगे आप फिर से? हाँ, पहली, जब कंपनी ने, जो एंटिटी है उसने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी जितनी सिलेक्ट की है, अप्लाई की है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल है वो सारे कंप्लाई किए हो, उसने जो भी एडिक्वेट डिस्क्लोजर है वो दिए हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो हम बोलेंगे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है ये लिखा हुआ है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब आपका ये जो पार्ट है सर, ये चैप्टर 1 का पार्ट है। आप देखो ना चैप्टर 1 में दिया हुआ, तो ये हमारा पैराग्राफ पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे ये कंटेंट खत्म हो गया है। इसी के साथ एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे, जय श्री राधे सर। तो मैंने आपको अभी तक कितने कॉन्सेप्ट करवा दिए, आई थिंक ये 5th कॉन्सेप्ट था ना, हाँ। तो आप एक बार सारी कॉन्सेप्ट की वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि सर टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया है आपने, काफी बड़े बड़े वीडियोस हो गए, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स के भी वीडियो हो गए हैं। बट आप अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट को कर लेते हो, आप ऑडिट कैसे भी पढ़ रहे हो, खुद कर रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। आपको ये कॉन्सेप्ट क्या होंगे, इन ये वीडियोस देखने से, ये देखने से आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आपको नॉलेज मिलेगी कि हाँ यार ये मतलब तो हमें पता है, तभी तो आगे हम पढ़ेंगे। याद भी तभी करेंगे ना जब मतलब पता हो हमारा। तो पढ़ाने का तरीका या समझने का, समझाने का तरीका वो ये कि पहले समझें तो फिर तो याद करेंगे। रट्टा मार के आप में भी पास हो जाओ, लाइफ में आगे जाकर के जब ऑडिट करोगे तो कैसे करोगे, बाद में कोई नहीं बताएगा कि ऑडिट ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, नहीं। अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम निकाल करके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर लो अपने, और फिर आप आगे ऑडिट के अंदर बढ़ो। आपको देखना आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, रियल लाइफ में भी आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है दोस्त। तो ऐसे ही आप लोग समझते रहिए एंड पढ़ते रहिए, बिकॉज जब पढ़ेगा इंडिया, जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।